ठीक है, ध्यान से देखो। With the increase in substrate concentration, the velocity of enzymatic reaction rises at first. इस केस में हम क्या देख रहे हैं? एंजाइम का इफेक्ट, एंजाइम की वेलोसिटी देख रहे हैं एट द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को इस तरीके से डबल ब्रैकेट में शो करते हैं, ठीक है, लार्ज ब्रैकेट में। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, increases the substrate concentration, the enzyme activity, या हम Vmax तक पहुंचना चाह रहे हैं। क्लियर? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का इफेक्ट एंजाइमेटिक रिएक्शन पे क्या है, ये हम पैरामीटर देख रहे हैं। टेम्परेचर देखा, पीएच देखा, सेम वे में कितने सबस्ट्रेट वहां पे प्रेजेंट है या सबस्ट्रेट कम ज्यादा होंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा एंजाइमेटिक रिएक्शन पे। दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव। क्लियर? With the increase in substrate concentration, the velocity of the enzymatic reaction rises at first. The reaction ultimately reaches a maximum velocity, Vmax, which is not exceeded by any further rise in concentration of the substrate. इससे ज्यादा वो नहीं एक्टिविटी को शो करता है। रेट एंजाइमेटिक रिएक्शन का वेलोसिटी इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास एक्टिव साइड सब सैचुरेटेड, सैचुरेटेड वर्ड भी लिख लेते हैं। This is because the enzyme molecules are fewer than the substrate molecules. Substrate ज्यादा है, enzyme कम है. And after saturation of these molecules, किसके? Enzyme के saturation की बात करें. There are no free enzyme molecules to bind with the additional substrate molecules. Is it clear? कोई फ्री मॉलिक्यूल अब वहां पे फ्री एंजाइम है नहीं, एक्टिव साइट नहीं है। एक एंजाइम की बात करें तो उसकी सारी एक्टिव साइट, नंबर ऑफ एंजाइम, एंजाइम कभी एक अकेला नहीं होता बेटा। एंजाइमेटिक कंसंट्रेशन रिलीज होती है, वो भी मूव कर, ठीक है। तो एंजाइमेटिक कंसंट्रेशन जितना वहां पे प्रेजेंट है वो सभी ऑक्युपाइड हो गए, सारी वैन भर गई है। उसके बाद भी आपके सबस्ट्रेट ज्यादा है तो अब रेट ऑफ रिएक्शन डाउन जाएगा। ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का उस पर अफेक्ट नहीं पड़ेगा। और डाउन क्यों जा रहा है? डाउन क्यों जा रहा है? क्योंकि एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है तो नंबर ऑफ सबस्ट्रेट कम होते जाएंगे, इसलिए वो ग्राफ डाउन जा रहा है। इज इट क्लियर? समझना है इस पर। The activity of an enzyme is also sensitive to presence of specific chemicals that bind to enzyme. When the binding of the chemical is shuts off the enzyme activity, the process is called inhibition and the chemical is called inhibitor. ठीक है? And effect is known as inhibitory effect, जो हम लोग कल पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ग्राफिकल समझने के लिए अब इनहिबिटर जो हमने कल पढ़ा था उसका ग्राफ देखेंगे और ये Vmax by 2 को भी समझाते हो ग्राफिकल। पहले एक यहाँ से कंप्लीट कर ले। When the inhibitor closely resembles the substrate in its molecular structure and inhibits the activity of the enzyme, it is known as competitive inhibitor. It means कि और भी types of inhibitor होते हैं, अभी इतना ध्यान में रखो। Due to its close structural similarity with the substrate, the inhibitor competes with the substrate for the substrate binding site of an enzyme. ठीक है? इनहिबिटर कैसे कंप्लीट कर रहा है कि सबस्ट्रेट की जगह वो एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड कर गया, तो दोनों के बीच कंपटीशन किस चीज का चला? बाइंडिंग साइट का। Consequently, the substrate cannot bind and as a result the enzyme action declines. क्योंकि उसका उससे कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। Inhibition of succinic acid, succinic dehydrogenase by malonate, which closely resembles the substrate succinate in structure. कल हमने इसका एग्जांपल बताया था कि सक्सिनेट कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट में। तो एक पॉइंट और वहां पे एडिशनल है तुम्हारे लिए। सच कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर ऑफन यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन। फिर हमने सल्फर ड्रग्स की बात की थी, तो मतलब हम इसी इनहिबिटरी इफेक्ट को जब हम देख रहे हैं कि एक एंजाइम बाइंड ही नहीं कर सकता है, एक्टिविटी नहीं हो रहा है, तो वो एंजाइम जब डिजीज कॉज कर रहा है तो वहां पे हम इनहिबिटर हो गया ड्रग। क्लियर? तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने ड्रग डिजाइनिंग की फील्ड में केमिकल को फॉर्म करके इनहिबिटरी एक्शन परफॉर्म कर दिया डिजीज को। चलो नाउ बैक आते हैं ग्राफ पे फिर से। Vmax by 2 को समझ लो और उसके बाद कॉम्पिटिटिव, फिर नॉन कॉम्पिटिटिव और फीडबैक मैकेनिज्म, तीन ग्राफ देखने। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे थे? Vmax by 2 इस वैल्यू को समझना है। तो सबस्ट्रेट कितना प्रेजेंट है वो हम नहीं कर सकते फिक्स।
ठीक है, अगर हम एक रिएक्शन में फिक्स सबस्ट्रेट रख रहे हैं तभी हम इस चीज को फिक्स कर सकते हैं। सबस्ट्रेट अवेलेबल है या एंजाइम अवेलेबल है, इसको आप बायोलॉजिकल सिस्टम में फिक्स नहीं कर सकते हो। सबस्ट्रेट भी अपने रेट से बन रहा है एंड एंजाइम भी अपने रेट से बन रहा है, तो एक रेंज है वहाँ, ठीक है। लेकिन एक चीज कांस्टेंट है, अगर वहां पे एंजाइम, एक हम पर्टिकुलर एंजाइम के कंसंट्रेशन को फिक्स करके स्टडी कर रहे हैं, तो सबस्ट्रेट की एंजाइम के एक्टिव साइट की ऑक्युपाइड होने के हाफ हाफ लिमिट इज कांस्टेंट। वो एंजाइम कब फंक्शनैलिटी को हाफ शो करेगा, दैट इज कांस्टेंट। तो कितना सबस्ट्रेट, अब ज्यादा कितना है, कब वो जाके पीक पे जाके रुक रहा है, उसका डबल हो जाएगा, ऑब्वियसली सुनने में लग रहा है डबल हो जाएगा, लेकिन वो कब वो सैचुरेशन आएगा, कितने बाइंड किए, कितने एक्टिव साइट फ्री हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन हाफ एक्टिव साइट अगर बाइंड कर चुकी है, इतना सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन था, देखो सारे सबस्ट्रेट तो बाइंड नहीं कर जाएंगे, ठीक है, तो ऊपर वाली चीज को हम वेरिएबल कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, सबस्ट्रेट है, एक्टिव साइट है, बाइंड ही नहीं किया है सबस्ट्रेट, और उतने में एंजाइमेटिक रिएक्शन चल रहा है, वो एंजाइम मूव करके अगर करना है उसको, तो वो मूवमेंट कर दिया और रिएक्शन हो, ठीक है। लेकिन देयर इज सर्टेन थिंग विच इज कांस्टेंट, दैट इज दैट केएम वैल्यू, ठीक है। केएम वैल्यू क्या हो गया, सबस्ट्रेट का, देखो किस एक्सिस पे है ये, एक्स एक्सिस पे है, क्या हो गया ये, सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन जिसपे वेलोसिटी अपने मैक्सिमम की हाफ है। इज इट क्लियर? हाफ वेलोसिटी आपको पता चल गई तो आप इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी बिना रिएक्शन को देखे बता सकते, समझ में आया? तो एक एंजाइम की अपने सबस्ट्रेट से एबिलिटी कैसी होती है, अब इसमें बहुत वेरिएशंस है, और काइनेमेटिक्स जब पढ़ोगे तुम लोग मेडिकल में तो देखोगे वहां पे डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ। जब मैंने एमटेक में पढ़ा है तो ये पूरा प्रॉपर एक यूनिट है जहाँ पे आप काइनेमेटिक्स को पढ़ रहे हो, केएम में कितना वेरिएशन, क्या तक कैसे कांस्टेंट है, किस तरीके के एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में, कैटलिस्ट रिएक्शन में वो कैसे रोल प्ले कर रहा है, एनाबॉलिज्म में वो कैसे रोल प्ले कर रहा है, डिहाइड्रोजनेशन एंजाइम है तो उनमें उसका क्या रोल है। तो हर जगह आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी जो टाइप्स ऑफ एंजाइम है उसके अकॉर्डिंग आप केएम वैल्यू को रीड करते हो और डिफरेंट डिफरेंट ग्राफिकल बेसिस पे उसको स्टडी करते हो। तो यहाँ पे हमें क्या समझना है, सिंपल सी चीज कि सबस्ट्रेट की वो वैल्यू, वैल्यू ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट को आधा नहीं किया, देखो ये सबस्ट्रेट के एक्सिस पे हाफ पे नहीं है, ध्यान देना जो गलती होती है, सबस्ट्रेट की वो वैल्यू जो वेलोसिटी को हाफ करे, सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन जिसपे आपको वी मैक्स हाफ मिल रहा है। इज इट क्लियर? तो केयर इज इक्वल टू हाफ वी मैक्स, वी कैन से, समझ में आ गया? तो केयर सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन है जो एक एंजाइमेटिक रिएक्शन में जब एंजाइम का नंबर फिक्स कर दिया हमने तो उसकी हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी को शो कर, इज इट क्लियर? जब हम सबस्ट्रेट की एक्टिविटी और एंजाइम की एक्टिविटी रीड करते हैं तो वहां पे हम लोग कुछ रिस्ट्रिक्शन, कुछ पैरामीटर्स को यूज करते हैं कि कितने सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन देख लिया हमने, रैंडमली वो सबस्ट्रेट बाइंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक एंजाइम कितनी एफिनिटी को शो कर रहा है, उसकी वी मैक्स तक जाने के पहले हम हाफ वी मैक्स और वी मैक्स, अब ऑब्वियसली उसकी वी मैक्स पता होगी पहले, ठीक है, एक एक एंजाइम की वी मैक्स हम जान चुके हैं, अब उस एंजाइम की Vmax को हम नहीं देख रहे हैं, जस्ट हम कंसंट्रेशन पे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि इस एंजाइम के कितने कंसंट्रेशन को वेरी करें और इस सबस्ट्रेट के पर्टिकुलर कितने कंसंट्रेशन को वेरी करें कि Vmax हमें हाफ मिल जाए। तो हम पूरे रिएक्शन को वेट नहीं करते, हाफ Vmax इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। एंजाइम का कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन एक कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। अगर जस्ट हम यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेस की बात करें तो CO2 और H2O आप कितना बढ़ाते जा रहे हो उस पर डिपेंडेंट उसकी पूरी रिएक्शन नहीं है, उसका हम एक रिलेशनशिप निकाल सकते हैं कि हाफ Vmax कब है, ठीक है, एक लिमिटेड कंसंट्रेशन पे हम एंजाइमेटिक एक्टिविटी को फिक्स कर दिए और नाउ इसके ऊपर हम कंडीशनल वेरिएबल्स लगा के हम चेंजेस को स्टडी, इज इट क्लियर? जस्ट हम वेरिएशन जब हम डेप्थ में स्टडी करते हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी को, एंजाइमेटिक काइनेमेटिक्स ब्रांच बोलते हैं उसको, वहां पे हम इन वेरिएशंस को चेंज करते हैं, फिर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हमने चेंज किया, एंजाइम कंसंट्रेशन चेंज किया, जैसे अभी कॉम्पिटिटिव और इनहिबिटरी वाले इफेक्ट में तुम्हें वीमैक्स और केमैक्स का हम थोड़ा सा और बता देते हैं। तो अलग अलग केस में अभी यहाँ पे बस एक चीज ध्यान में रखो कि
एक एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के लिए कितनी एफिनिटी शो करता है, कितनी फास्ट वो वेलोसिटी शो करेगा, दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय इट्स केएम वैल्यू। उस रिएक्शन की केएम वैल्यू से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उस रिएक्शन की हाफ Vmax से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर कि कितना मिनिमम हाफ वेलोसिटी तक जाने के लिए कितना मिनिमम सबस्ट्रेट चाहिए। देखो अब इसको ऐसे समझो तुम, केएम ज्यादा चाहिए तब वेलोसिटी हाफ मिल रही है हमें, तो इसको क्या बोलोगे? वेलोसिटी हाफ है, केएम ज्यादा है, मतलब जस्ट सपोज ये वेलोसिटी हमें यहाँ मिली, तो अब इसको सोच के बताओ ये एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में रिलेशनशिप कैसा है? ज्यादा अच्छा है क्या? ये अच्छा नहीं हुआ। तो केएम जितना लो होगा, ठीक है, केएम जितना लो होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंडिंग एफिनिटी उतनी हाई होगी या अपोजिट होगी? फिर से सुनो, केएम हमने बोला इसकी हाफ Vmax तुम्हें इतने में ही मिल गई, मतलब नंबर ऑफ सबस्ट्रेट कम चाहिए थे, ये कम सबस्ट्रेट के प्रेजेंस में ही ये हायर वेलोसिटी तक अपने चला जाएगा, ठीक है। लेकिन एक सबस्ट्रेट एंजाइम ऐसा है कि बस हम तुम्हारी एंजाइमेटिक रिएक्शन करा दे रहे हैं, बहुत ज्यादा तुमको पसंद नहीं करते, ठीक है, मेरी और तुम्हारी बहुत ज्यादा एफिनिटी नहीं है, तो सबस्ट्रेट को अपना नंबर बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, तब उसका केएम वैल्यू यहाँ कहीं मिला। जस्ट सपोज यहाँ इसका केएम मिला है, वो Vmax, और ये आगे कहीं जाके Vmax होगा। इज इट क्लियर? तो उस केस में उसको क्या हुआ, सबस्ट्रेट को बाइंडिंग करने, सबस्ट्रेट की बाइंडिंग एफिनिटी एंजाइम से कम है, इसलिए तो सबस्ट्रेट एंजाइम फिक्स है, एंजाइम हमने फिक्स कर दिया। इस एंजाइम की जो Vmax है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम हाफ Vmax देख रहे हैं, मतलब हाफ वेलोसिटी कितने कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट में अटेन हो जाएगी, कम कंसंट्रेशन पे अटेन होगी, मतलब सबस्ट्रेट और एंजाइम फास्ट बाइंडिंग शो कर रहे हैं, फास्ट रिएक्शन चल रहा है। इज इट क्लियर? केएम वैल्यू हाई जा रही है, मतलब ज्यादा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन चाहिए, इस साइड बढ़ता जाएगा ना, केएम वैल्यू हाई है मतलब राइट साइड में वो बढ़ता जाए, राइट साइड में बढ़ रहा है, तो यहाँ पे केएम वैल्यू मिल रही है उसकी, मतलब एंजाइम फिक्स कर दिया था हमने पहले ही बेटा, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ही है ये केएम, जो उसकी कांस्टेंट हाफ वेलोसिटी के लिए कांस्टेंट वैल्यू है, तो मतलब यहाँ पे ज्यादा सबस्ट्रेट चाहिए एंजाइम को, तब वो परफॉर्म कर रहा है अपने पूरे रिएक्शन, वो वेलोसिटी को शो करने के लिए उसको सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हाई चाहिए। कुछ नहीं, सिर्फ इतना लिख लो, केएम हाई, एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंडिंग एफिनिटी लो, अभी इतना लिख लो अगर नहीं समझ में आ रहा। केएम लो, एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंडिंग एफिनिटी हाई। कोई अपना फेवरेट चीज, फेवरेट डिश का एग्जांपल ले लो, कि तुम्हारे सामने गुलाब जामुन तुम्हारा फेवरेट है या चॉकलेट फेवरेट है या तुम मैगी ज्यादा पसंद करते हो, तो किस चीज को तुम तेजी से खाओगे जो तुम्हारा फेवरेट हो? करेला अगर हम तुम्हारे सामने रख दे तो किसी को हो सकता है पसंद हो, अदरवाइज जनरल केस में करेला धीरे धीरे मम्मी नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना नाटक कर, तो वो करेले से तुम्हारी बाइंडिंग एफिनिटी क्या होगी, लो है, लेकिन तुम्हें खाना ही पड़ेगा, आज का खाना यही है, तुम थोड़ा सा खा के उठ जाओगे। बाइंडिंग एफिनिटी परफॉर्मेंस सब इसी तरीके से बाइंडिंग कि एक एंजाइम बहुत पसंद कर रहा है, तुम खाना खाने के लिए तुम्हारा फेवरेट डिश है, तुमने फास्ट उसको खाया, तो कम ही चीज को तुमने, अब यहाँ टाइम भी दिख रहा है इसलिए शायद रिलेट अच्छे से नहीं हो रहा है एग्जाम्पल, लेकिन इसको ऐसे समझो कि तुम उसको जल्दी जल्दी सबस्ट्रेट को बाइंड कर रहे हो अपने से, ठीक है, जल्दी जल्दी तुम्हें लड्डू पसंद है, घर में अभी पूरे लोग आने वाले, तुम अपने लिए पहले से 4 लड्डू निकाल के रख लो कि मम्मी ये फ्रिज में से मेरे लिए अलग कर दो नहीं तो बचेगा, ठीक, तो उससे तुम्हारी एफिनिटी हाई है। उसी तरीके से एंजाइम सबस्ट्रेट आपस में बाइंडिंग कर रहे हैं, तो ये एफिनिटी हाई होगी, तो उनका Vmax जल्दी मिल जाएगा, और Vmax जल्दी मिल रहा है तो हाफ Vmax के लिए कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट क्या चाहिए, कम चाहिए, कम 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 कंसेंट्रेशन में वो रिएक्शन पूरा ऑक्युपाइड, मतलब इधर उधर सबस्ट्रेट घूम नहीं रहा है, जाके एक्टिव साइट पे बाइंड कर, जल्दी जल्दी बाइंड कर लिया, जल्दी जल्दी वो सेचुरेट हो गया। तुमने एक मल्टी पॉकेट जींस पहन रखी है, अब तुम्हें कहा गया कि इन सब में तुम अपना चॉकलेट रख सकते हो, और इसमें तुम्हें कह दिया गया कि यहाँ पे कुछ भी ले लो यार, मिर्ची रखी है उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, मिर्च ले जाओ तुम,
तो तुम एक दो उठाना ही है तो एक दो उठाए और चल दे। लेकिन तुम्हारी कोई फेवरेट चीज है तो तुम सारी एक्टिव साइट सारे अपने पॉकेट को भर लो, ये पता नहीं फिर कब मिले ना मिले, तो भर लो। तो उसी तरीके से एंजाइम और सबस्ट्रेट की बाइंडिंग एफिनिटी हो। क्लियर? तो जितना जल्दी एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा उतनी Vmax उसकी जल्दी मिल जाएगी। Vmax इज फिक्स हो गई है। एक एंजाइम जब तक कंसंट्रेशन को फिक्स कर दोगे, अगर एंजाइमेटिक कंसंट्रेशन को, तो Vmax फिक्स है। Vmax सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के साथ बढ़ाना है तो मतलब सबस्ट्रेट भी बढ़ाओ एंजाइम भी बढ़ाओ, तो Vmax तुम्हें एक लीनियर ग्राफ मिलेगा, वो बढ़ता जाए। ठीक है बच्चा, समझ में आए? तो Km वैल्यू को बोलते हैं मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट। उसके बारे में थोड़ा सा देखो और फटाफट बाकी के रिएक्शंस पे आओ। ये हो गया था कल कॉम्पिटिटिव। ठीक है, अब देखो, increase in substrate concentration enhances the rate of reaction due to occupation of more and more active site by the substrate molecule and higher number of collisions between substrate molecule। कोलेजन क्या हो गया? टकराना। ठीक है, सबस्ट्रेट और एंजाइम जो बाइंड कर रहे हैं आपस में जुड़ रहे हैं, दैट इज कोलेजन। क्लियर? लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब वो कांस्टेंट हो गया। ठीक, अब अगर हमने इस तरीके से कांस्टेंट, ये लीनियर यहाँ से इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल एक कांस्टेंट चीज दिखा रहा है, स्टेबल दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे ई एस का कन्वर्जन नहीं हो रहा है, जस्ट हम बाइंडिंग को शो। अगर यहाँ पे ई एस ईपी में कन्वर्ट होगा और देन आपको पता है ईपी के बनने के बाद एंजाइम फ्री होगा, तो ये ग्राफ फिर से आपका नीचे की तरफ है। ठीक, तो दिस इज पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। एक्टिव साइट फुल मैक्सिमम टर्नओवर, Vmax फुल। क्या क्या हो गया यहाँ पे? Vmax हमें फुल मिला। ठीक है, यहाँ पे क्या है? एक्टिव साइट ऑक्युपाइड, कंप्लीटली ऑक्युपाइड है, एंड इसी को हम क्या कह दे रहे हैं? एंजाइमेटिक, एंजाइम सैचुरेटेड। ठीक है, एंजाइम का सैचुरेशन आ गया। अब इससे ज्यादा, जैसे सैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या देख रहे थे? सारी सिंगल बॉन्ड हो गई तो वो सैचुरेटेड हो। डबल बॉन्ड है तो आपके पास एक ऑप्शन है कि इस बॉन्ड को तोड़ दो और ये कैच इधर जोड़ दो, ये कैच इधर जोड़ दो। इज इट क्लियर? तो सैचुरेशन आ गया, अब वो किसी को ऐड नहीं कर सकता आपने। दैट सैचुरेशन कंसंट्रेशन, ये सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन हो गया जिसपे Vmax होगा और ये सैचुरेशन पॉइंट होगा। क्लियर है? नाउ मिकेलिस कांस्टेंट का नोट्स बना लोगे। मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट, ये साइंटिस्ट है इसलिए उन्होंने जो कांस्टेंट दिया, जो भी हाफ Vmax की वैल्यू और सबस्ट्रेट एंजाइम बाइंडिंग एफिनिटी दे दिया कि ये कांस्टेंट होती है, उसको बोला गया मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट। और ये एंजाइम एंजाइम का वेरिएबल इज अ मैथमेटिकल derivative or constant which indicate the substrate concentration at which the chemical reaction catalyzed by an enzyme attains half its maximum velocity। जो हम कहानी सुना रहे थे वही लिखा है। ठीक है, सबस्ट्रेट का वो कंसेंट्रेशन एट विच जो केमिकल रिएक्शन, या यू कैन से इट बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है, एक ही बात है, बायोकेमिकल रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम अटेन्स अपनी हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ Vmax को जिस कंसंट्रेशन पे उसने अटेन किया, दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू फॉर एवरी एंजाइम एंड सबस्ट्रेट रिएक्शन। This constant Km was given by Michaelis and Menten. That's why it is known as Michaelis-Menten constant, या you can say Michaelis constant. Km indicates affinity of enzyme for its substrate. Clear है? ये सब बता दिया मैंने, कोई डाउट यहाँ पे? हाँ, कल जो हम पढ़ रहे थे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, एक बार पढ़ लेते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव, फिर दोनों का ग्राफ एक साथ देख लें। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या हुआ? कोई कंपटीशन नहीं करना था, कोई स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी नहीं था, उसने क्या किया है, सिर्फ जैसे एक स्पेस इतना है और इतना उसने ऑक्युपाई कर लिया, अब जिसको इतने में फिट होना था वो यहाँ पे एंटर नहीं कर सकता, तो हाफ स्पेस उसने ऑक्युपाइड कर रखा, बाइंडिंग बना दी हाफ में। एक ये हो गया। एक क्या हो गया, इसने एक्टिव साइट डैमेज कर। अभी तक मैंने कहीं तुम लोग को ये नहीं बताया कि एंजाइम खत्म भी हो सकता है, एंजाइम को टारगेट कर दिया किसी, जब हमने ड्रग की बात बताई, इनहिबिटर गया एंजाइम को टारगेट कर दिया, अब या तो वो बाइंडिंग कर जाए
या तो वो पूरा उसको तोड़ दे, उसकी बाइंडिंग तोड़ दे ऐसे कि वो, देखो बाइंडिंग टूट जाएगी तो वो एंजाइम खत्म हो, अब वो डिजीज होगी नहीं। ठीक है, जो मेटाबॉलिक पाथवे चल रहा था वो नहीं होगा। लेकिन हम लोग के केस में क्या हो रहा है, जब हम नॉर्मली किसी चीज के प्रेजेंस की वजह से कोई पाथवे इनहिबिट हो रहा है, ठीक, तो हम चाहेंगे कि वो इनहिबिशन हट जाए, हमारे लिए वो ड्रॉबैक हो गया। जब हम उसी को ड्रग के फॉर्म में ले रहे हैं तो हमारे लिए वो पॉजिटिव हो, समझ रहे हो। तो एक वो केस है जिसमें एंजाइम पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, एक्टिव साइट खत्म हो। ठीक है, अब ये एक्टिव साइट कैसे खत्म हो सकती है, कंफर्मेशन चेंज कर दो, एंजाइम की एक्टिव साइट के किसी कंपोनेंट को या तो तोड़ दो, या तो उसके कंफर्मेशन शेप स्ट्रक्चर को चेंज कर दो। हमने एंजाइम को लिया है की को हमने लिया और ईटे से कुछ दिया और फेंक दिया, लो अपना ताला तुम खोलते रहे। ठीक है, तो एंजाइम काम करेगा, वो की काम करेगी, नहीं करेगी। उसके ग्रुप्स में जाने के लिए जो उसमें उभार थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, ठीक है, अल्टर्ड हो चुका है। इज इट क्लियर। तो वो कैसा हो गया, वो नॉन कम्पिटिटिव इनिबिटर हो गया। दो तरीके से हुआ, एक तो स्ट्रक्चरली उसने आधा एक्टिव साइड ऑक्युपाई कर लिया, तो जो वहां पे ऑक्युपाई कर सकता था सबस्ट्रेट, अब वो वहां पे बाइंड नहीं करेगा क्योंकि आधी जगह पे तो कोई और बैठा हुआ है। ठीक, जस्ट तुम्हें मैं बोलूँ कि यहाँ पे 3 लोग और आके बैठ जाओ तो नहीं बैठ सकते, अभी मैं हट जाऊं तो तुम यहाँ पे बैठ जाओगे, वो लोग 3 लोग। समझ रहे हो बात को, तो उस तरीके से एक्टिविटी ऑफ एंजाइम अफेक्टेड हो गई। अब ये सबस्ट्रेट से कम्पिटिट नहीं कर रहा है, ये सबस्ट्रेट का जुड़वा नहीं है, समझ में आया। तो जुड़वा था तो कंपटीशन कर रहा, जुड़वा नहीं है तो वो कंपटीशन नहीं कर रहा है, या तो वो जगह लेके बढ़िया एंजॉय कर रहा है और जानबूझ के उसको परेशान कर रहा है, इरिटेट करने आ गया, या तो वो एंजाइम को खत्म करने है। तो दैट इज लॉकेट की कॉम्पिटिटिव हाइपोथेसिस। यहाँ पे लॉक और की ज्वाइंट ही नहीं हो पाएंगे। सम इनहिबिटर, you can say it poison, do not compete for the active site of enzyme but destroy the structure of enzyme, तो उस एंजाइम के लिए पॉइजन बिहेवियर कर, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर। एज अ रिजल्ट द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज अल्टर्ड, और ये सबस्ट्रेट से नहीं हुआ है, इसलिए मैंने तुम लोग को बताया है कि सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड करता है तो ऐसा कोई बॉन्ड एंजाइम का चेंज हो सकता है, लेकिन वो अपना कोई पार्ट तोड़ के उसको देगा नहीं। ठीक है, ना वो प्रोडक्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है ना वो सबस्ट्रेट में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन इनिबिटर है, तो इनिबिटर क्या कर सकता है, एंजाइम के बॉन्ड तोड़ सकता है, एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर सकता है, एंजाइम के किसी अमाइनो एसिड के साइड चेन के आर रेसिड्यू को डिस्ट्रॉय कर सकता है, किसी डाइसल्फाइड ट्रीज को तोड़ सकता है। इज इट क्लियर, तो उससे एंजाइम की एक्टिविटी अल्टर्ड हो गई, अगेन ये उसका टर्सरी स्ट्रक्चर अल्टर हो गया। Clear? This fails to form enzyme substrate complex and reaction fails to occur. This inhibition is irreversible type. Competitive inhibition, एंजाइम थोड़ी देर तक घूमता रहा, इनिबिटर के साथ उसका कोई वो प्रोडक्ट नहीं बन रहा था, उसने इनिबिटर को छोड़ दिया, दैट विल बी रिवर्सिबल क्रैश। लेकिन एंजाइम डिस्ट्रॉय हो चुका है तो ये इरिवर्सिबल हो, ये डिस्ट्रॉय वाला एग्जांपल दिया हो। ठीक है, समझ में आया। अब कॉम्पिटिटिव इनिबिशन और नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन को आप यहाँ पे देखो, तो सबस्ट्रेट कांट एंटर क्यों दिया, क्योंकि इसने क्या कर दिया, एक्टिव साइट को अल्टर कर दिया। ठीक है, अब एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है वो भी बताते हैं। कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, इसने क्या किया, आके ऑक्युपाइड कर गया, ये भी एक तरीके का मैक्सिमम नॉन कॉम्पिटिटिव में ही आता है। ठीक है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर पे बाइंड नहीं कर सकते, या आके बाइंड नहीं कर सकते, इससे कोई कंपटीट नहीं कर रहा, ये केस है कि आप कह सकते हो कि इसने जाके आधे स्ट्रक्चर पे बाइंड कर लिया तो वो कंपटीट कर गया, वो जुड़वा नहीं था लेकिन जाके बस उसको उसका फंक्शन ना हो इस तरीके का चाह रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में इट इज नॉन कम्पिटिटिव। ठीक है, कोई कंपटीशन नहीं शो कर रहा है, जस्ट जाके वहां पे बाइंड कर गया। और कंपटीशन किस तरीके से ले सकते हो, वो बाइंड कर गया तो अब ये सबस्ट्रेट अभी भी यहाँ पे बाइंड नहीं कर सकते, तो दैट इज अ टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव बोथ आप कह सकते। ठीक है, और अल्टर करना हमेशा ही क्या होगा, नॉन कॉम्पिटिटिव। जस्ट आप ऐसे सोचो कि एक एग्जांपल इसमें लिया जाता है, हायर स्टडी में भी कोई कोई लोग एग्जांपल देते हैं, मोनिका सेलेस और स्टीफी ग्राफ, दो टेनिस प्लेयर हुआ करती, जब हम लोग टेनिस वगैरह देखते थे, यंगस्टर होते थे तब, तो उन दोनों के बीच का एक ऐसा कंपटीशन चल रहा है कि आप कह नहीं सकते कौन जीतेगा कौन हारेगा। ठीक है, वो ऐसा मैच होता है।
एक राउंड में मोनिका सेलेस जीत रही है, तो एक राउंड में स्टेफी ग्राफ जीत रही है, तो लास्ट मोमेंट तक वो मैच जाता है। तो एक जस्ट ऐसे फैन था स्टेफी ग्राफ का, उसने ऑन ग्राउंड जाके मोनिका सेलेस पे अटैक कर दिया। मोनिका सेलेस का ऑर्गन डैमेज हो गया, चाकू चाकू से अटैक कर दिया था मोनिका सेलेस को। तो ये इन दोनों का एक कॉम्पिटिटिव रिलेशनशिप को शो करने के लिए एंजाइम से कोरिलेट किया जाता है इस एग्जांपल को। दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा था, वो कंपटीशन एक गेम एक पर्पस के लिए था, लेकिन कोई दूसरा आ गया जिसने कंपटीशन को खत्म ही कर दिया और एंजाइमेटिक रिएक्शन नहीं हो सकता, तो उसने क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया। अब मोनिका सेलेस खेली ही नहीं, उसके बाद वो मॉडलिंग वगैरह में चली गई और बहुत टाइम के बाद वो हील करके तब वापस आई थी, लेकिन फिर सेकंड फेज में भी वो खेल नहीं पाई। तो स्टेफी ग्राफ का अकेला वर्चस्व जिसका इंटेंशन स्टेफी ग्राफ का नहीं था, लेकिन उसके फैन ने कर, तो उसी तरीके से नॉन कॉम्पिटिटिव मतलब आपने एंजाइम को खत्म कर। अब इसका एक आपको जहरीला एग्जांपल है साइनाइड। आज तक कोई बच्चा नहीं साइनाइड खा के जो बता सके कि साइनाइड खा के कैसा लगा। ठीक है, तो ये एक साइंटिस्ट इस पे भी काम कर रहा है। जैसे एक वर्क चल रहा है कि सोल जब निकल रही है, जब डेथ होती है, तो उसको ग्लास में कैद कर रहे हैं या उसकी पावर को एज्यूम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे किसी की डेथ होने वाली है, उसमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया कि सोल को हम कैद करें। साइंटिस्ट लोग करते रहते हैं उठपटांग, तो उसमें ये किया गया था, तो वो गाछ टूट गया। ठीक, तो वो बस्ट हो गया, इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि वो बस्ट हुआ, जो भी हुआ है उसका रीजन। तो अभी तक सोल है क्या ये किसी को पता नहीं है, भूत प्रेत आत्मा ये क्या चीज, बट देयर इज सर्टेन 0.3% हमारी बॉडी में कुछ ऐसा है जिसके बारे में, वो वाइटल फोर्स है जिसके बारे में सारे कंस्टिट्यूएंट आप निकाल के पढ़ लो तो भी वो 0.3 आप इक्वल नहीं। जैसे दो बैलेंसिंग आप तराजू ले रहे हो, एक साइड दो साइड, एक साइड में आपने पूरी बॉडी का सब कुछ रख दिया, अब ये बॉडी बन जानी चाहिए। ठीक है, इतने कंस्टिट्यूएंट था हमारे, फिर भी वो 0.3% मिसिंग आ रहा है सुपर कंप्यूटर से एनालिसिस करने के बाद भी। वही 0.3% को एज्यूम किया जाता है दैट इज सोल। ठीक है, वही आत्मा। कहाँ से चले गए हम इस बात में, अच्छा साइनाइड। तो साइनाइड क्या है, साइनाइड एक ऐसी चीज है जो कि आपके तुरंत रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉकेज कर जाता है, और ये इतना फास्ट होता है कि कोई भी अभी तक बता नहीं पा रहा है कि साइनाइड का टेस्ट क्या है। तो अगेन सेम चीज है, पैसे दिए जाते हैं, ठीक है, साइनाइड खाओ तुम तो वैसे ही मरने वाले हो, मेरा एक्सपेरिमेंट करा दो, जरा बताना कि क्या हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ अभी तक हो नहीं पा रहा है कि साइनाइड का इफेक्ट कोई बता के जाए। तो साइनाइड इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेंट। ये क्या है, हमारे रेस्पिरेशन रिएक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। तो इसको ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से भी रिलेटेड और एंजाइमेटिक रिएक्शन में इनहिबिटरी इफेक्ट से भी रिलेटेड। तो जब भी कोई साइनाइड खा रहा है तो वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, जितने भी हमारे बॉडी के सेल्स जहां तक सप्लाई गई, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की एक्टिविटी लो हुई, तुरंत सडन डेथ होती है, एसेंशियल फॉर ऑल मैमेलियन सेल्स टू परफॉर्म सेलुलर रेस्पिरेशन, एंड इट हैज नो सिमिलैरिटी विद द सबस्ट्रेट और साइटोक्रोम। इसकी साइटोक्रोम ऑक्सीडेज से कोई सिमिलैरिटी नहीं है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज किस पे एक्ट करता है, साइटोक्रोम पे एक्ट करता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, एक तरीके से पढ़ेंगे हम लोग इसको। तो इस पे उसकी कोई बाइंडिंग एफिनिटी नहीं है, कोई इसके साथ इसने कुछ रिएक्शन नहीं किया, जस्ट इसने क्या किया, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को खत्म कर दिया। ठीक, और उससे क्या हो गया, हम लोग की प्रोसेस सारी रुक जाती है, सेलुलर रेस्पिरेशन बहुत फास्ट रेट में रुकती है और इंसान की डेथ हो जाती है। अब ये तो क्या है, एग्जाम्पल है ड्रग्स के। ठीक है, इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को यूज करके ड्रग मैन्युफैक्चर किए उसके। डीईपी, डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट, इनहिबिट्स द एंजाइम कैपेबल ऑफ कैटालाइजिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। आपने बॉन्ड पढ़े, तो कैटालाइजिंग क्या कर रहा है, कैपेबिलिटी है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर कर रहा है, तो ये अगेन आपकी ड्रग है, तो किस पे एक्ट करेगी, बैक्टीरिया पे, वायरसेस पे, जिसको हाइड्रोलिसिस, फंगस पे जो ड्रग डिजीज कॉज कर रहा है, तो उनके जो एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन है, उनके जो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन है, उनकी जो एसेंशियल एंजाइम्स है, उसको इसने क्या कर दिया, रोक दिया। एस्टर बॉन्ड को फॉर्मेशन हाइड्रोलिसिस कर दिया, जो वहां पे प्रेजेंट थे उसको तोड़ दिया। ठीक है, जो पॉलीमर प्रेजेंट है उसको ब्रेक डाउन कर दिया। ऐसे क्यों, देखो एस्टर बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किस माइक्रोमोलिक्यूल में एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट है, माइक्रोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल, चलो। एक लिपिड के सॉरी, एक बैक्टीरिया के अंदर, एक जर्म्स के अंदर, एक पैथोजन फंजाई के अंदर,
एक एक्टोपैरासाइट, एक एंडोपैरासाइट, सबके अंदर लिपिड प्रेजेंट है, सबके पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, लिपिड सब में बन रहा है। तो एस्टर बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर रहा है, मतलब वो उसकी मैकेनिज्म को ब्रेक डाउन कर रहा है। तो एस्टर बॉन्ड तोड़ रहा है पेप्टाइड, अमाइनो एसिड जब जुड़ रही है तो पेप्टाइड बॉन्ड है, तो उसमें कोई प्रोटीन नहीं बन कर रहा है। अब ये कुछ टारगेटेड उनके लिए एक्टिव एंजाइम्स हैं जो कि फॉर्म नहीं होंगे, तो उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं चलेगी, तो इसको टारगेट करके हमने एक ड्रग डिजाइन कर दी। फिर आइडो एसिटामाइड है, इनहिबिट्स द एंजाइम व्हिच हैव सल्फा हाइड्राइल और इमिडाजोल ग्रुप, और इट इज एन एग्जांपल ऑफ सल्फा ड्रग। ठीक है सर, इनहिबिटर होंगे बैक्टीरियल मैकेनिज्म, सारे ड्रग नहीं होते, ड्रग को अलग 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 स्टेप है। अब ये कहाँ पे वर्क कर रहा है, ये ट्रांसलेशन के बाद वर्क कर रहा है, समझो इस चीज को। ये प्रोटीन बनने के बाद वर्क, ये लिपिड बनने के बाद वर्क कर, तो ये इनिबिटरी अलग तरीके से। अगर मैंने कोई ऐसी ड्रग ले ली है जो कि डीएनए के मैकेनिज्म को अल्टर कर, तो डीएनए पे जो बाइंड करने वाला है एंजाइम, जो मैकेनिज्म डीएनए रेप्लिकेशन, जो सेल कैंसर ड्रग है जो सेल रेप्लिकेट कर रही है, उसके मैकेनिज्म को रोकना है, तो हमें डीएनए पे अटैक करना, तो अलग अलग तरीके के अफेक्ट। ये वाले एग्जांपल है इनिबिटर की, एंजाइम इनिबिटर जिनको हमने ड्रग की तरह डिजाइन किया है। पाइडोएसिटामाइड नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिक्रीज द Vmax ऑफ एंजाइम बट दे हैव नो इफेक्ट ऑन Km वैल्यू, मतलब Vmax को कम कर सकते हैं कैसे, नॉन कॉम्पिटिटिव, इनिशियली इनिशियली Vmax वेलोसिटी बढ़ेगी, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, Vmax V वेलोसिटी बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, ठीक है। Km मिल गया, Km कांस्टेंट है, नो इफेक्ट ऑन Km। मैंने बोला आगे की, हम आगे की चीज डेस्टिनी है, अब कंडीशन हमने क्या दे, ठीक है, एंजाइम इस बीच में अटैक हो चुका है, एंजाइम अल्टर करना, तो नॉन इनहिबिटर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या करेगा, Vmax को डिक्रीज कर रहा है। अब जो बोल रहा है उसको बांध लो गाड़ी, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे कि नो इफेक्ट और Km, इस पे बहुत सारी कहानी, ठीक, तुम बोलो कि यहाँ पे एंजाइम को खत्म कर दिया, तो यहाँ पे अगेन एंजाइम कंसंट्रेशन है, कितने एंजाइम खत्म हो, जब तक इनिबिटरी अटैक होगा, जब तक ये इनिबिटरी अफेक्ट होगा, तब तक ये रिएक्शन Km को क्रॉस कर जाता है, ठीक, तब तक Km क्रॉस हो जाएगा। क्लियर, नहीं समझ में आया, फिर से सुनो। हम कह रहे हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर डिक्रीजेस द Vmax, मतलब उसने हाफ Vmax को अफेक्ट नहीं किया है, लेकिन Vmax जहां तक पहुंचना था उसको उसने डिक्लाइन कर, Vmax कम हो चुका है, वहां पे बाइंडिंग नहीं हो रही है, वहां पे एंजाइम खत्म हो, एंजाइम डिस्ट्रॉय हो, नॉन कॉम्पिटिटिव है, एंजाइम डिस्ट्रॉय हो, ठीक है। तो एंजाइम डिस्ट्रॉय होने लगे, तो जब सारे एंजाइम प्रेजेंट थे, सब हेल्दी थे, हम ऐसे ले लेते हैं सब हेल्दी हैं तो बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। चार एंजाइम बीमार पड़ गया, बुखार आ गया, डिस्ट्रॉय हो गए, तो एफिनिटी कहाँ चली गई, लो हो गई, तो Vmax अल्टर हो, लेकिन Km कांस्टेंट, क्लियर। तो नॉन कॉम्पिटिटिव और कॉम्पिटिटिव इनिबिटर का एक क्वेश्चन आता है कि Km किस दोनों में कांस्टेंट रहेगा और Vmax किस में अफेक्टेड हो रहा है, नॉन कॉम्पिटिटिव में या कॉम्पिटिटिव, ठीक है। अब इसको हम लोग ग्राफ से देख लेते हैं फटाफट, आज का लेक्चर एंड। चलो एक फीडबैक भी समझ लो, फीडबैक क्या होता है, जैसे तुम्हारा डेमो सेशन लिया मैंने, तुमसे संजय सर आए फीडबैक लें, ठीक है, तो प्रोडक्ट बन चुका था, क्लास हो चुकी थी, फीडबैक क्या होगा प्रोडक्ट बनने के बाद, तो जस्ट प्रोडक्ट अननेसेसरी ना बन रहा हो, एक बहुत हाई कंसंट्रेशन में प्रोडक्ट ना बन जाए, इसलिए प्रोडक्ट खुद इनिबिटर बन जाए। अब समझो इस चीज, ठीक है, निगेटिव फीडबैक दे दिया तो प्रोडक्ट तो मैं तो प्रोडक्ट बना के चली गई, तुम संजय सर को बोले पता नहीं मैडम तो इतना हाई लेवल पढ़ा रही थी, क्या पढ़ा रही है, बोलती बहुत ज्यादा है, अननेसेसरी मुद्दे पे आएगी ही नहीं, एनसीईआरटी पे आ ही नहीं रही है, सर हमसे नहीं हो, प्रोडक्ट बना था, हो गया था रिएक्शन, आपने निगेटिव फीडबैक हो गया, फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। तो अपोजिट वो प्रोडक्ट ने ही अपने मैन्युफैक्चरिंग को रोक दी, तो दैट इज फीडबैक इनहिबिशन, और ये हमेशा चेन रिएक्शन में दिखे, मतलब पाथवे में जो लास्ट प्रोडक्ट होगा उसका कंसंट्रेशन वो खुद कैलकुलेट कर रहा है, मतलब अपने सिंथेसिस को स्टॉप करने जा रहा है, दैट इज फीडबैक इनहिबिशन।
बीच में कर सकता है, इंटरमीडिएट हो सकता है, लेकिन इंटरमीडिएट बहुत अनस्टेबल होता है, बताया है मैंने, अनस्टेबल होता है। वो किसी और पाथवे में जहाँ पे वो सबस्ट्रेट की तरह है, तो उसमें वो एक्टिविटी को शो करेगा। अभी हम एक जनरल लेके चल रहे हैं, एक रिएक्शन है, ध्यान से देखो, 2 मिनट दो। एक रिएक्शन है जहाँ पे बिगिनिंग ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे है, ठीक है। कितने स्टेप रिएक्शन है? 4 स्टेप रिएक्शन है। एक एंजाइम, 2 एंजाइम, 3 एंजाइम, 4 एंजाइम आ रहे हैं। फाइनली प्रोडक्ट जो बन रहा है वो है हमारा स्टेबल प्रोडक्ट, ठीक। अब ये पहला जो एंजाइम था, सबस्ट्रेट कांस्टेंट, सबस्ट्रेट लेवल बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, नहीं बढ़। ये प्रोडक्ट कह रहा है कि अब हम टॉक्सिक हो जाएंगे, इससे ज्यादा अगर हमारे को बनाए तो हम अननेसेसरी डिस्ट्रॉय करने लगेंगे चीजों को। क्लियर? तो इसने क्या किया, प्रोडक्ट ही इनहिबिटर की तरह गया, एंजाइम फर्स्ट पे बाइंड करे, ठीक है, ताकि ये रिएक्शन पाथ में रुक जाए। अब मैंने तुम्हें बता रखा है, इंटरमीडिएट अगर स्टेबल हो रहा हो तो ये किसी और पाथवे के लिए सबस्ट्रेट होगा, समझ में आ रहा है। लेकिन इसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो हमेशा IP1, IP2, IP3 होते होते IP में कन्वर्ट होगा और वही स्टेबल होगा। समझ में आ रही है बात ना? तो ये पी ही अकेले रेगुलेट कर सकता है अपने कंसंट्रेशन को इस रिएक्शन में, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ठीक है। कोई भी इंटरमीडिएट नहीं कर सकता क्योंकि वो स्टेबल ही नहीं है, वो ट्रांजिशन फेज है। तो एंजाइम के साथ कॉम्प्लेक्स बना रखा है, वो नहीं कर सकता, लेकिन प्रोडक्ट स्टेबल। अब प्रोडक्ट को एक दूसरा फिर से यहाँ डीएनए और दूसरे एंजाइम आ रहे हैं, जो कि दूसरे प्रोटीन, दूसरे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म के अंदर, जो सिग्नल देंगे कि भैया तुम बहुत ज्यादा बन रहे हो, कुछ करो, ज्यादा मत बनो, नहीं तो कौन काम करेगा ये पता ही नहीं चले, जैसे जस्ट सब। अब हमने क्या किया कि हम एक एक टाइम के लिए की को समझ लेते हैं सबस्ट्रेट, और लॉग को समझ लेते हैं एंजाइम, ठीक। हम इसी की नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ाते गए। हमने बोला 15 की लगी है इस गुच्छे में, और उल्टा हो जाएगा, 15 की लगी है और उससे हमें लॉक खोलना है, जब तो प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, आप किसी भी की से खोल सकते। अब इसको अपोजिट लेते हैं कि 15 की हमने डुप्लीकेट की डाल दी, ठीक है। डुप्लीकेट को समझ लेते हैं वही प्रोडक्ट था जो आगे जाके रिएक्शन करे। तो नंबर ऑफ की जो चाहिए था, जो हमें एक्चुअल में रिलेटेड प्रोडक्ट चाहिए था, उसकी पॉसिबिलिटी, अब हम 15 बार की को लगा रहे हैं, वो प्रोडक्ट है, सबस्ट्रेट मत मान लो, प्रोडक्ट मान। तो रियल प्रोडक्ट कितनी बार उसको फंक्शनैलिटी करना पड़ेगा, इतना ज्यादा कंपटीशन वहां पे बढ़ रहा है, ठीक है। और कुछ प्रोडक्ट टॉक्सिक होते हैं, तो एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा उनकी सिंथेसिस भी नहीं होनी चाहिए, समझ में आ रहा है। तो उस केस में वो प्रोडक्ट अपने कंसंट्रेशन को रोकता है, अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाने में रोक रहा है, तो वो पहले एंजाइम के पास जाके उससे बाइंड करता है और उसकी एक्टिव साइट को अल्टर करता है। एंजाइम को डिस्ट्रॉय नहीं किया, जस्ट एक्टिव साइट। तो ऐसे एंजाइम में 2 साइट होती है, एक होती है एलोस्टेरिक, एक होती है एक्टिव साइट। देखो, एलोस्टेरिक ऐसा एंजाइम क्या हो गया, एलोस्टेरिक एंजाइम जो कि प्रोडक्ट से भी कंट्रोल हो रहा है और सबस्ट्रेट से भी कंट्रोल हो रहा है, मतलब उसके रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट सबस्ट्रेट हो चुका है, प्रोडक्ट अब सबस्ट्रेट की तरह उसके एलोस्टेरिक साइड से बाइंड करने आ, ठीक। लेकिन हम एक लेते हैं सबस्ट्रेट के साथ एक्टिव साइड एंड प्रोडक्ट के साथ एलोस्टेरिक साइड। ऐसे एंजाइम क्या होते हैं, एलोस्टेरिक एंजाइम। ऐसी मैकेनिज्म क्या होती है, फीडबैक इनहिबिटरी मैकेनिज्म। इज इट क्लियर? ठीक है, सिंपल सी चीज अगर समझ में आ रही है तो बहुत सिंपल है। प्रोडक्ट ही वहां पे अपने आप की सिंथेसिस को रोक रहा है, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए। प्रोडक्ट इनहिबिटर हो गया उस एंजाइम के, खुद की सिंथेसिस को, अब ये परमानेंट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो एंजाइम काम नहीं कर पाएगा, इसलिए साइड पे जाके बाइंड करके अल्टर किया और उसके बाद ये रिवर्सिबल हो जाए, ठीक है। ताकि जैसे प्रोडक्ट कहीं पे, जो भी प्रोडक्ट सिंथेसाइज हुआ है वो यूज भी होगा, कोई प्रोडक्ट बना है तो यूज होगा, फिर से कंसंट्रेशन उसका डाउन हो जाएगा। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ रहे हो, यहाँ तो हम हाथ हिला दे रहे हैं, तुम लोगों को ड्रॉ भी नहीं कर रहे। तो प्रोडक्ट के जैसे 10 प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, अब 10 प्रोडक्ट में से 5 यूज हो चुके हैं, तो 5 बचे। लेकिन इनको मैक्सिमम अपनी फंक्शनलिटी करने के लिए कंसंट्रेशन 10 मेंटेन करना है, 8 मेंटेन करना है, जस्ट सपोज। तो जैसे 2-3 यूज हुए, उसके बाद फिर से वो एंजाइम फ्री हो जाएगा और उसकी एक्टिव साइट फ्री हो जाएगी, सबस्ट्रेट आके बाइंड करो, तुम दोबारा प्रोडक्ट बनाओ। लेकिन